नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे। और दोस्तों, कल का जो हमारा 11वें नंबर का लेक्चर था उसमें हमने स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश में कृषि के बारे में। क्या स्टार्ट किया था? मध्य प्रदेश में कृषि के बारे में। लेकिन कुछ टॉपिक हमारे उसमें से रह गए थे जिन्हें हमें आज के लेक्चर में कवर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए देखते हैं आज का लेक्चर। देखो, कल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो कल हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में जो फसलों का वर्गीकरण है, फसलों का जो वर्गीकरण था सबसे पहला पॉइंट हमने वो पढ़ा था। फिर दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि प्रमुख आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित जो कृषि से संबंधित जो डाटा था, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल उत्पादक जिले कौन कौन थे। क्या देखा था हमने? मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल उत्पादक जिले। ठीक है। तीसरा टॉपिक हमने लिया था मध्य प्रदेश में कृषि संबंधी प्रमुख अनुसंधान एवं पार्क। प्रमुख अनुसंधान संस्थान एवं पार्क। ठीक है ना? ये जो तीन टॉपिक है और इसके अलावा जो आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित डाटा था वो हमने कल के लेक्चर में कवर किया था। अब आज के इस लेक्चर में हमें क्या करना है? हमारा चौथा टॉपिक यानी कि मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल क्षेत्र। फिर हम पढ़ेंगे पांचवा जो पॉइंट होगा उसमें मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र। कृषि जलवायु क्षेत्र। उसके बाद छठवें टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? तो उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में जैविक कृषि। और अंतिम जो टॉपिक है वो है आपका मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित प्रमुख योजनाएं। ठीक है ना? तो ये जो आज के टॉपिक है चौथा नंबर का, पांचवा, छठवां और सातवां, ये हमें आज के वीडियो में कवर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्रों की। ठीक है। तो किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने कृषि क्षेत्रों में? 5 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 5 कृषि क्षेत्र। ठीक है। ये विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो किसान कल्याण एवं कृषि विभाग। किसके द्वारा? किसान कल्याण एवं कृषि विभाग। ठीक है ना? किसान कल्याण एवं कृषि विभाग ने मध्य प्रदेश को 5 कृषि क्षेत्रों में क्या किया है? विभाजित किया है।
अब ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहां से आपका एक क्षेत्र चालू होता है इस टाइप से, जो यहां तक जाता है। इसको हम बोलते हैं गेहूं ज्वार क्षेत्र। क्या बोलते हैं? गेहूं ज्वार क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है ये? पहला वाला गेहूं ज्वार क्षेत्र। ठीक है ना। फिर इसके बाद एक आपका बहुत बृहद क्षेत्र है जो कि इस टाइप से आता है। इसको हम बोलते हैं चावल क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको हम? चावल क्षेत्र। इसको थोड़ा सा ऐसे ही बना लो, देखो ये जो क्षेत्र है ये इस टाइप से आ जाएगा, चावल क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ पे क्षेत्र आता है, इसको हम बोलते हैं गेहूं चावल क्षेत्र। ठीक है, एक क्षेत्र आता है आपका यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं गेहूं क्षेत्र। और ये जो है आपका, ये है आपका ज्वार और कपास क्षेत्र। ठीक है ना। इस प्रकार से किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला कौन सा है आपका? गेहूं ज्वार क्षेत्र। फिर गेहूं क्षेत्र, फिर आता है आपका ज्वार कपास क्षेत्र, गेहूं चावल क्षेत्र, और लास्ट में आता है आपका चावल क्षेत्र। ठीक है, अब एक एक करके इनकी डिटेल देख लो थोड़ा थोड़ा। जैसे जो आपका गेहूं ज्वार क्षेत्र है, ठीक है, ये कहाँ पे है? तो देखो, जो आपका ज्वार गेहूं क्षेत्र या फिर गेहूं ज्वार क्षेत्र जो है, ये आपका फैला हुआ है बुंदेलखंड एवं मध्य भारत क्षेत्र में। कहाँ फैला हुआ है? बुंदेलखंड एवं मध्य भारत क्षेत्र। ठीक है ना। तो बुंदेलखंड में आपके कौन कौन से जिले आ जाएंगे? बुंदेलखंड में आ जाएंगे आपके छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। कौन कौन से जिले आएंगे? छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ठीक है, जबकि जो मध्य भारत क्षेत्र है इसके अंतर्गत आ जाएंगे आपका ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, है ना, आदि जो जिले हैं, और शिवपुरी भी इसी में आ जाएगा। ये सारे जिले आपके कहाँ आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे आपके मध्य भारत क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका चावल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये? चावल क्षेत्र है। मुख्यतः चावल यहाँ पे उगाई जाती है ना। तो ये आपका पूर्वी मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? पूर्वी मध्य प्रदेश में। कहाँ फैला है ये? पूर्वी मध्य प्रदेश में फैला है। इसमें आता है आपका सीधी। क्या जाएगा आपका? सीधी, सिंगरौली, इसके अलावा डिंडोरी, बालाघाट, डिंडोरी, बालाघाट, है ना, अनूपपुर। ये सारे जो जिले हैं ये आपके आ जाएंगे पूर्वी
फसल क्षेत्र के अंतर्गत, है ना, या फिर जिसी को हम क्या बोल रहे हैं, चावल क्षेत्र के अंतर्गत ये आ जाएंगे, जो कि आपका पूर्वी मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। तो अभी हमने पहला देखा गेहूं ज्वार क्षेत्र, जो कि आपका बुंदेलखंड और मध्य भारत क्षेत्र में फैला है, जबकि जो आपका पूर्वी या फिर चावल क्षेत्र जो है ये आपका मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में फैला है। ठीक है, इसके बाद ये है आपका ज्वार और कपास क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये आपका? ज्वार और कपास क्षेत्र। ठीक है ना, तो ये जो क्षेत्र है ये आपका पश्चिमी मालवा के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है आपका? पश्चिमी मालवा के अंतर्गत। इसमें आपके पश्चिमी मालवा के जैसे हो गए जिले कौन से? झाबुआ, अलीराजपुर, है ना। निमाड़ के कुछ जिले आ जाएंगे इसमें, देखो ये साइड जा रहा है ना। निमाड़ के कुछ जिले जैसे खरगोन आ गया आपका, बड़वानी हो गया, खंडवा हो गया, बुरहानपुर हो गया, ये भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना। मध्य भारत पठार के कुछ जिले जैसे कि आपके मंदसौर और नीमच, ठीक है, ये भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ लिख देता हूं मैं, है ना, आपको याद रहेगा। जैसे नीमच, मंदसौर, है ना। इसके अलावा और कौन से जिले हैं? झाबुआ, अलीराजपुर, ये सारे जिले जो हैं ये आपके इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लिख दूं क्या? चलो लिख ही देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। पश्चिमी मालवा के आते हैं आपके झाबुआ, झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक, इसके बाद निमाड़ से कौन से जिले आते हैं? निमाड़ से आपके आते हैं खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी, चारों जिले यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है ना। खंडवा, खरगोन, बड़वानी, और आपका एक और जो बचा है वो है बुरहानपुर। ठीक है, ये सारे जिले आपके निमाड़ के भी आ जाएंगे, काय में? ज्वार कपास वाले में, है ना। ज्वार कपास क्षेत्र जो है वो आपका पश्चिमी मालवा, निमाड़, और कहाँ फैला हुआ है आपका? मध्य भारत में फैला हुआ है। मध्य भारत के ये दो जिले आ ही रहे हैं, नीमच और मंदसौर। ठीक है, तो ये आपके कितने? 3 फसल क्षेत्र हो गए। अब आपका बचता है गेहूं चावल क्षेत्र और गेहूं क्षेत्र, है ना। तो इसको भी पढ़ लेते हैं हम। चलो, तो अब आप देख लो गेहूं क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? गेहूं क्षेत्र। ये मध्य प्रदेश के केंद्रीय भाग में फैला हुआ है, साथ ही ये नर्मदा घाटी में भी फैला है। भोपाल, सीहोर, ये भी इसके भाग हैं। जो आपका ये गेहूं क्षेत्र है ना, देखो यहाँ पे भोपाल है आपका, ये भी इसका भाग है। सीहोर भी इसका भाग है ना। और कौन से हैं? चलो नाम ही लिख लो यहाँ पे डायरेक्ट। एक काम करो, कलर चेंज कर लो, आपको अच्छे से समझ में आएगा ना। चलो रुको एक, देखो, तो आपका भोपाल, क्यों नहीं चेंज हुआ भाई? हम्म, भोपाल हो गया आपका। ठीक है, कौन सा जिला हो गया? भोपाल। सीहोर, ठीक। और कौन कौन से जिले हो जाएंगे आपके? सीहोर के अलावा आपका हो जाएगा नरसिंहपुर, हरदा, नरसिंहपुर, ठीक है, और खंडवा हो जाएगा आपका, बड़वानी। ये जो प्रमुख जिले हैं ये आपके कहाँ आ जाएंगे? तो गेहूं क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है ना। वैसे एमबीपीएससी इतना डीप आपसे पूछेगा नहीं, है ना। मेन क्वेश्चन केवल यही आ सकता है ज्यादा से ज्यादा इससे, कि मध्य प्रदेश को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है ना, कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। लेकिन
हमने ये भी पढ़ लिया कि जैसे गेहूं ज्वार क्षेत्र यदि आपसे पूछ ले वो, तो हम बता देंगे भैया बुंदेलखंड और मध्य भारत में ये फैला हुआ है। फिर यदि वो आपसे पूछ ले कि गेहूं क्षेत्र कहाँ है मध्य प्रदेश में, तो भी हम बता देंगे कि आपका ये सेंट्रल मध्य प्रदेश में आता है। गेहूं चावल क्षेत्र कहाँ आता है, तो ये भी हम बता देंगे, है ना। और इसके अलावा जो चावल क्षेत्र है वो भी हम बता देंगे कि पूर्वी मध्य प्रदेश में आता है, जबकि आपका ज्वार और कपास क्षेत्र जो है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है ना। अच्छा, जो गेहूं चावल क्षेत्र है ये आपका, आपको दिख रहा होगा मैप के हिसाब से, ये जो जिले हैं ना यहाँ पे क्या आते हैं, सतना रीवा पन्ना ये सब आते हैं। तो यहाँ ये फैला हुआ है ना। कौन कौन से यहाँ पे, सतना रीवा पन्ना ये सब जो है ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल क्षेत्र एवं उनका वितरण, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की। सबसे पहले तो यही जान लो कि मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश को भैया 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है मध्य प्रदेश को? 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अब ये 9 कौन कौन से हैं, तो एक एक करके हम सबके क्या करते हैं, नाम देखते हैं। टोटल कितने हैं ये जो है ये टोटल आपके कितने हैं, सॉरी 9 नहीं है, ये 11 है, माफ कीजिएगा गलती से बोल दिया मैंने, ठीक है ना। ये कितने हैं, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक है ना। चलो एक एक करके अब नाम देखते हैं इनके हम। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला वाला, तो वो है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। देखो क्रम से याद करेंगे, है ना, जो कि आपका यहां से होता है, ये जो इस टाइप से है यहाँ पे, ये आपका पहला वाला है। इसको बोलेंगे हम क्या, छत्तीसगढ़ का मैदान। क्या बोलेंगे इसको, छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है ना। इसके बाद जस्ट इसके ऊपर आएगा आपका कुछ इस प्रकार से, इसको हम बोलेंगे छत्तीसगढ़ का उत्तरी मैदान। क्या बोलेंगे इसको हम, छत्तीसगढ़ का उत्तरी मैदान, ठीक है ना। क्या बोल देंगे इसको, छत्तीसगढ़ का उत्तरी मैदान, ठीक है। फिर इसके ऊपर आ जाओ, तो यहां से आपका लगता है एक और, ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार से चलता है, ये ऐसे, है ना, और ये आपका पूरा ऐसे जाता है, ठीक है ना? तो ये वाला कौन सा हो रहा है, तो ये है आपका तीसरे नंबर का, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैमूर पठार व सतपुड़ा पहाड़ी। क्या बोलते हैं, कैमूर पठार व सतपुड़ा पहाड़ी, ठीक है ना। ये आपका तीसरा हो गया। इसके बाद चौथा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है, तो वो है आपका भैया सतपुड़ा का पठार। कौन सा है, यहाँ पे है वो इस टाइप से, ये है सतपुड़ा का पठार। क्या है ये, ठीक है ना? ये जो है आपका, ये है आपका सतपुड़ा का पठार, ठीक है भैया। तो अभी तक कितने पढ़ लिए हमने, 4 कृषि जलवायु क्षेत्रों को पढ़ लिया। कौन कौन से, एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से। छत्तीसगढ़ का मैदान हो गया आपका, छत्तीसगढ़ का उत्तरी मैदान हो गया, उसके जस्ट ऊपर फिर कैमूर व सतपुड़ा का पठार हो गया, और फिर हो गया आपका कौन सा, सतपुड़ा का पठार, ठीक है ना। ये आपका मेन हो गया, ठीक है। इसके बाद सतपुड़ा के पठार के ऊपर ही एक और विकसित है जिसका नाम है आपका इस टाइप से, ठीक है। ये जो है आपका ये इस टाइप से विकसित है, इसको बोलते हैं मध्य नर्मदा घाटी। मध्य नर्मदा घाटी, क्या बोलते हैं इसको, मध्य नर्मदा
घाटी। ठीक है, चलो फिर यहाँ से आपका चालू होता है ये इस टाइप से, इसको हम बोलेंगे निमाड़ का मैदान। क्या बोलेंगे? निमाड़ का मैदान। ठीक है ना, ये आपका 8वें नंबर का है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? चौथा, ये 5वां था। अब भैया 5वां है तो छठवां कौन सा होगा? तो छठवें में कुछ नहीं करना है आपको, यहां से देखो ये इस टाइप से फैला हुआ है, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे जुड़ता है। ये है आपका छठवें नंबर का। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं विंध्य पर्वत क्षेत्र। ठीक है ना, ये हो गया विंध्य पर्वत क्षेत्र। और 7वां है आपका बुंदेलखंड का पठार। कौन सा है ये आपका? बुंदेलखंड का पठार। ठीक है ना, 8वां मैंने आपको बताया निमाड़ का मैदान हो गया। फिर 9वां इसके ऊपर आएगा आपका, वो होगा मालवा का पठार। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका? मालवा का पठार। ये आपके 9वें नंबर का है। ठीक है ना, फिर झाबुआ का पहाड़ी मैदान। झाबुआ का पहाड़ी मैदान, ये आपका 11वें नंबर का है। और एक बचता है 10वें नंबर का, तो वो ये आपको दिख रहा है, ये आपका जो है ये आपका 10वें नंबर का है। ठीक? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गिरड क्षेत्र। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश को कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने जलवायु क्षेत्रों में? 11। कौन कौन से? तो पहला है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, मैप के हिसाब से याद करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ का मैदान, उसके जस्ट ऊपर देखो तो आ जाएगा छत्तीसगढ़ का उत्तरी मैदान। ठीक है ना, उसके बगल में आ जाएगा कैमूर और सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, फिर ये नीचे आ जाएगा आपका सतपुड़ा पर्वत, और उसके ऊपर आएगा आपका मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर आएगा आपका विंध्यन क्षेत्र, है ना। फिर 7वां होगा आपका बुंदेलखंड का पठार। 8वां होगा आपका निमाड़ का मैदान। 9वां मालवा का पठार। 11वां जो होगा वो होगा आपका झाबुआ का पहाड़ी मैदान। और 10वें नंबर का जो होगा वो होगा आपका ग्रिड क्षेत्र। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश को बांटा गया है कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में? 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। ठीक है ना, चलो अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? अब हमें अगला टॉपिक पढ़ना है मध्य प्रदेश में जैविक कृषि के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जो जैविक कृषि है ना, जैविक कृषि से संबंधित ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको मैं बता देता हूं आपको, तो वही बस याद रखिएगा। जैसे मध्य प्रदेश में वर्ष मध्य प्रदेश में वर्ष 2001 2002 में सर्वप्रथम जैविक कृषि को अपनाया गया था। मध्य प्रदेश ने कब अपनाया? सर्वप्रथम 2001 या 2002 में। भारत की पहली जैविक खेती इकाई जो है आपकी, या फिर हम बोले कि मध्य प्रदेश की पहली जैविक खेती इकाई जो है वो आपकी इंदौर में स्थापित की गई थी। क्या थी ये? भारत की पहली जैविक खेती इकाई
कहाँ स्थापित की गई थी? जो आपकी इंदौर में स्थापित की गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जैविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये भी हमें याद होना चाहिए, ये आपका मंडला में है। मंडला में है आपका जैविक अनुसंधान केंद्र। ठीक है ना, ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका मंडला में। अगला, एकमात्र जैविक कपास केंद्र कहाँ है आपका? तो जैविक कपास केंद्र जो है वो आपका खंडवा में है। जैविक कपास केंद्र जो है वो आपका कहाँ पे है? तो खंडवा के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो ये जो इम्पोर्टेंट वो है, क्या कहलाते, फैक्ट है, ये बस आपको याद रखने थे जैविक कृषि से संबंधित, जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है ना, पहला फैक्ट क्या था कि भैया जैविक कृषि कब अपनाई जा रही थी? तो जैविक कृषि मध्य प्रदेश में 2001-2 में अपनाई गई थी। भारत की पहली जैविक खेती इकाई आपकी इंदौर में स्थापित की गई थी। मंडला जैविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो मंडला में था। और जैविक कपास केंद्र कहाँ है? तो खंडवा में। ये आपको याद रखना। ठीक है, चलो अब हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपका क्या? मध्य प्रदेश में कृषि संबंधी योजनाएं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे? इस टॉपिक को खत्म करेंगे। चलो, चलिए, तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख कृषि संबंधी योजनाओं की। सबसे पहले हम देख लेते हैं भैया जल अभिषेक अभियान। ठीक है, पहली हमारी जो योजना है वो कौन सी है? वो लिख लो आप लोग, जल अभिषेक अभियान। क्या लिखना है? जल अभिषेक अभियान। ठीक है, तो आपका जो जल अभिषेक अभियान है ये प्रारंभ कब किया गया? ठीक है, ये आप लिखते जाना, नोट डाउन करते जाना, मैं बाद में मिटा दूंगा, है ना। चलो, इसको प्रारंभ किया गया है आपका 2006 में। कब प्रारंभ किया गया? 2006 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है खेती एवं अन्य प्रयोजनों के लिए जल का संग्रहण एवं संवर्धन करना। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है खेती एवं अन्य प्रयोजनों के लिए के लिए जल का संग्रहण करना। जल का संग्रहण करना। ठीक है ना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। फिर ऐसी आपकी एक और योजना है, वो है आपकी बलराम ताल योजना। कौन सी है? बलराम ताल। सात नहीं है, ये ताल है। ताल योजना। ठीक है ना, तो जो आपकी बलराम ताल योजना जो है, ठीक है, ये कैसी है? तो इसको भी देख लो। इसका प्रारंभ किया गया था आपका वर्ष 2007 में। तो ये आपकी 25 मई 2007 को प्रारंभ की गई थी। कौन सी? बलराम ताल योजना। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है ना, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो खेतों में ताल निर्माण हेतु 50% अनुदान, अधिकतम राशि 80,000, जबकि एससी या एसटी वालों के लिए यह राशि अधिकतम 1 लाख, और उनको 75% का योगदान। यदि आप भैया सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपको मिलेगा 80,000 रुपये
प्लस 50% अनुदान। वही यदि आप SC या ST कैटेगरी के हैं तो आपको मिलेगा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए और 75% का अनुदान। ठीक है ना। तो ये आपकी है बलराम ताल योजना। फिर अगली योजना है आपकी, वो नोट डाउन करो। वो कौन सी योजना है? अगली योजना है आपकी जलदीप योजना। कौन सी योजना है? जलदीप योजना। इसको तीसरे नंबर पर नोट करो। इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका प्रारंभ किया गया था वर्ष 2007 में। ठीक है। उद्देश्य क्या है इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य है मछुआरों को विभिन्न लाभ देने से संबंधित है। मतलब कि जो मछुआरा वर्ग है उसको विभिन्न प्रकार के लाभ यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपकी कौन सी हो गई? जलदीप योजना हो गई। ठीक है ना। 3 योजनाएं हमने पढ़ ली, जल अभिषेक अभियान, बलराम ताल योजना और जलदीप योजना। अगली योजना चलो लिख लो, वो है आपकी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। ठीक है। क्या है आपकी? मुख्यमंत्री PM अन्नपूर्णा योजना। ठीक है ना। PM अन्नपूर्णा योजना जो है इसका प्रारंभ कब किया गया? तो वर्ष 2008 में ये जो है आपकी प्रारंभ हुई। ठीक है। इसके तहत गेहूं, चावल, शक्कर, नमक 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया जाएगा। ठीक है। क्या क्या है भैया? गेहूं है, चावल है, नमक है, शक्कर है। ये सारी चीजें आपको 1 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्या की जाएंगी? प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है ना भैया। चलो आगे देखते हैं। अब देख लो भैया, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही में लॉन्च की गई थी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। ठीक है ना। कौन सी योजना है भैया? ये है आपकी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इसका प्रारंभ कब किया गया था? इसका प्रारंभ जो है वो आपका 22 SEPT सितंबर 2020 को किया गया था। ठीक है ना। इसके तहत क्या होता है? तो 4,000 रुपए की प्रति वर्ष का, मतलब प्रति वर्ष 4,000 रुपए की जो लाभार्थी है ना या किसान है उनको क्या दी जाएगी? सहायता। ठीक है ना। ये आपकी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की क्या थी? विशेषताएं थी और कब ये चालू की गई थी। ठीक है ना। और देख लो, और कौन सी? जैसे मेरा खेत मेरी माटी अभियान, ये भी बहुत फेमस है तो इसको भी लिख देता हूं मैं आपके सामने। मेरा खेत मेरी माटी। ठीक है। ये जो है आपका, ये 1 अप्रैल को चलाया गया था और 2014 में।
ठीक है ना। कब किया गया था? 1 अप्रैल को 2014 में ये चलाया गया था। खेतों के समतलीकरण व खेतों में तालाब निर्माण जैसे कार्य मनरेगा के माध्यम से कराए जाएंगे। इन्होंने क्या बोला कि खेतों में समतलीकरण करवाया जाएगा, मेरा माटी मेरे अभियान की तरह। ठीक है, मेरा खेत मेरी माटी अभियान की तरह कि भैया खेतों का तो होगा समतलीकरण, साथ में तालाब निर्माण करवाना है आपको, या मनरेगा से संबंधित कोई कार्य, मतलब या फिर कोई और कार्य करवाना है। वो सारे कार्य किसके माध्यम से करवाए जाएंगे? तो वो मनरेगा के माध्यम से करवाए जाएंगे। ठीक है ना। फिर आपकी एक और इम्पोर्टेंट योजना है, वो भी देख लो। वो है आपकी जय किसान माफी, ऋण माफी योजना। माफी योजना, ठीक है ना। अब इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसानों को अल्पकालिक ऋण माफ करने के लिए यह योजना शुरुआत की गई थी। मतलब कि जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू लिंक मिलता है किसानों को, उसको माफ करने के लिए ये योजना है, ये प्रारंभ की गई थी। तो ये भी हमें याद रखना है। इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हाल ही में लॉन्च की गई थी। ठीक है। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना भी है, ये भी याद रख लो आप। ठीक है, पीएम भावांतर भुगतान योजना। ठीक है, ये भी हम याद रख सकते हैं। इसका प्रारंभ 2017 में किया गया था, है ना। इसमें उन्होंने क्या बताया था कि यदि मंडी भाव जो होते हैं ना, उसमें उतार चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए भावांतर भुगतान योजना चालू की गई थी। मतलब कि मंडी में जो आपका क्या कहलाते फसल अपन बेचते हैं, उसमें कभी कभार क्या होता है कि उतार चढ़ाव होता रहता है। तो उससे बचाने के लिए ये जो योजना है, ये प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी भावांतर भुगतान योजना, है ना। इस प्रकार से हमने कुछ 8 योजनाएं जो है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो योजनाएं थी, वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। बाकी सारी जो योजनाएं हैं मैं आपको नोट्स में दे लूंगा, तो आप वहां से पढ़ लेना। लेकिन हमें ये सारी योजनाएं तो क्या है, याद रखनी है ना। तो चलिए, इसके साथ ही हमारा जो कृषि से संबंधित जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, वो पूरा कंप्लीट हो गया है आज, है ना। कल से अब हम एक नया टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, कल हम उठाएंगे मध्य प्रदेश में पशुधन, यानी जो मध्य प्रदेश के जो पशु है ना, उनसे संबंधित एक टॉपिक उठा लेंगे। और फिर उसके बाद हम पढ़ लेंगे मध्य प्रदेश में सिंचाई के बारे में, है ना। जल्दी हम 20 तारीख से पहले अपना कोर्स खत्म करेंगे और एक नए चैप्टर को चालू करेंगे, यानी कि एक नई यूनिट हम पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है ना। चलो भैया, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।